मॉर्निंग टू ऑल। मैं योगेश भाई मोदी राजीवा कन्या विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाता हूं। आज लोग ऐसा मानते हैं कि भाषा में अगर ग्रामर, व्याकरण एक ऐसी चीज है जिसे बड़ी डीप में सिखाओ तभी बच्चे सीखते हैं। मेरा कुछ मानना और है। व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप उसके अंदर जितना सरल कर सकते हो करने की जरूरत है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि व्याकरण से सरल कुछ है ही नहीं। अगर व्याकरण में 18 में से 18 मार्क्स लाने हैं 10वीं कक्षा में, तो इतना इजी है कि आप इस लेक्चर को देखोगे तब पता चलेगा कि कितना आसान है व्याकरण में 18 में से 18 मार्क्स पाने। मैं 18 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी 10वीं कक्षा में मैं आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें जो भी सारे पॉइंट है मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतना आसान है कि व्याकरण को समझना इतना आसान है, पढ़ाना तो आसान है ही। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण, जो 80 मार्क्स में से 18 मार्क्स का व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। तो हमारे जो 11 पॉइंट आते हैं, कहावत है, शब्द समूह है, संधि छोड़िए, संधि जोड़िए, मुहावरा जिसका अर्थ भी देना है, वाक्य भी बताना है, विरोधी बताना है, पर्यायवाची है, भाववाचक, कर्तृवाचक, विशेषण, समास। यहां पर मैंने 3 विभाग बनाए हैं। क्यों? कि ये जो 4 पॉइंट है पहले के, कहावत है जिसका केवल हमें अर्थ बताना है, शब्द समूह में भी केवल उसका उत्तर लिखना है, तो ये 4 पॉइंट जो है उसके एक एक मार्क्स है। और बाकी के जो सारे पॉइंट है, मुहावरा 2 मार्क्स, विरोधी, पर्यायवाची, इन सबके 2-2 मार्क्स है। यानी कि 4 और ये ऐसे कुल टोटल 18 मार्क्स का हमारा व्याकरण है। ठीक है, तो अब हम इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं कहावत। तो इसमें से हमें क्या लिखा मिलेगा कि कहावत का अर्थ समझाइए। तो आपको उसमें क्या करना है कि एक मैं कहावत का उदाहरण लेता हूं, 100 सुनार की, 1 लुहार की। ये कहावत आपको दी जाएगी और अब कहा जाएगा कि आप इसका अर्थ समझाइए। आपको क्या करना है, इसका केवल अर्थ लिखना है। ठीक है, कि कमजोर की 100 चोट के बराबर बलवान की 1 चोट होती है। अगर आप इतना लिखते हो बस काफी है आपके लिए। तो ऐसे आपको कहावत में 1 में से 1 मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, 100 सुनार की, 1 लुहार की, कमजोर की 100 चोट के बराबर, बलवान की 1 चोट होती है। ठीक है, समझ गए? कहावत का हमारा टॉपिक यहां पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चले। शब्द समूह के लिए 1 शब्द, इसका भी 1 मार्क्स है। ज्यादातर हम गुजराती में भी, हिंदी में भी ये शब्द समूह के लिए 1 शब्द पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जानने की इच्छा, ऐसा हमें वाक्य दिया गया है। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 शब्द देना है। जानने की इच्छा क्या होता है? जिज्ञासा। ठीक है, ऐसे ही कुछ 1 शब्द हो सकते हैं। भूख से आतुर, ऐसा एक वाक्य है, तो क्या उसका उत्तर हम लिखेंगे? क्षुधातुर। ठीक है, तो ऐसे वाक्य दिया गया है, उसके लिए हमें केवल 1 शब्द लिखना है और 1 मार्क्स प्राप्त करना है। शब्द समूह के लिए 1 शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें संधि छोड़िए और संधि जोड़िए। मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं कि इन दोनों का 1-1 मार्क्स है। हमें क्या करना है, संधि छोड़िए और संधि जोड़िए में तैयार करते। वैसे तो संधि में अगर हम डीप में जाएं तो 1 या 2 पीरियड भी हमें कम पढ़ सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, ऐसे अगर आप डीप में गए तो क्या होगे कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारा भी कंफ्यूजन हो बढ़ सकता है। इससे तो अच्छा है कि आप जब भी, मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि आप जब भी संधि तैयार करते हो तो क्या करना है कि आपको केवल उसको विग्रह के तौर पर ही पढ़ना है।
जैसे हम उदाहरण लेते हैं विद्यालय, विद्यालय को बोलना नहीं, हमें क्या करना है, विद्यालय तैयार करना है। विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ क्या हुआ, जोड़िए में आ जाएगा विद्यार्थी, या विद्यार्थी दिया हो तो क्या करेंगे, विद्यार्थी, विद्यालय, ठीक है। नेअन, एक शब्द आपके लिए नया है, नेअन, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, मगर आप नेअन ऐसा तैयार करोगे तो नयन शब्द आप बन जाएगा। ऐसा ही एक शब्द है पोअन, पवन शब्द बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको विग्रह करते करते ही पढ़ना है, तो आपको संधि इतने आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि आपको संधि समस्या नहीं, उसका समाधान लगने लगेगी, ठीक है। तो हमारे ये 4 पॉइंट समाप्त हो गए। देखिए, आप बोल रहे थे कि ग्रामर बहुत कठिन है, कठिन है, क्या कठिन है, यहाँ पर इतना आसान है कि आपको इतना इजी लगेगा कि 18 मार्क्स तो हमारी जेब में आ ही गए, समझो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको दिखाए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं मुहावरा। मुहावरे में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि मुहावरा आपको जो भी दिया गया होगा उसमें आपको उसका अर्थ लिखना है पहले, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द देता हूं मैं, एक वाक्य देता हूं, टस से मस न होना। मुहावरा आपको दिया जाएगा कि टस से मस न होना। क्या करना है, आपको उसका पहले अर्थ देना है, क्या, कि अपनी बात पर अडिग रहना। आपने अर्थ लिख लिया, आगे हम देखेंगे क्या कि केवल अर्थ लिखने से आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, आपको मार्क्स लेने हैं 2। तो दूसरा वाक्य, तो वाक्य लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि पुलिस के डंडे खाने पर भी चोर टस से मस न हुआ। देखो, पुलिस के डंडे खाने पर भी चोर टस से मस न हुआ। यहां पर जो वाक्य आप लिखते हो तो उस वाक्य के अंदर मुहावरा आना चाहिए। अगर आप मुहावरे का प्रयोग वाक्य में नहीं करोगे तो आपको मार्क्स, जो दूसरा मार्क्स है, वह नहीं मिलेगा। हाँ, चोर के डंडे खाकर भी, पुलिस के डंडे खाकर भी जो चोर है वह अपनी बात पर अड़िग रहा है, ऐसा वो लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या लिखना है कि पुलिस के डंडे खाकर भी जो चोर है वह टस से मस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है मुहावरा, तो उसका अर्थ भी देना है और वाक्य भी, और वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है। एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, आग बबूला होना, ठीक है। आग बबूला होना, आपको क्या करना है, उसका अर्थ देना है, क्या होता है, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। अब क्या करना है, आप पहले की बात याद रखोगे कि वाक्य प्रयोग में क्या करना है, आग बबूला आना चाहिए। पुत्र को बार बार गलतियां करते देखकर पिता आग बबूला हो गए। पिता गुस्सा हो गए नहीं, पिता आग बबूला हो गए। तो ऐसे हमें लिखना है, वाक्य में भी मुहावरा आना चाहिए। तो ये पॉइंट है हमारा मुहावरे का अर्थ और वाक्य। देखिए कितना आसान है, 2 मार्क्स आपके आ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, विरोधी। बचपन से आप विरोधी, पर्यायवाची, ये तो आप करते ही आ रहे हो, ठीक है। कोई भी शब्द आप ले लीजिए, पाप हो, पुण्य, सुबह, श्याम, न्याय, अन्याय, ठीक है। तो ऐसे अनेक शब्द हम ले सकते हैं। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। विराग आ सकता है उसका विरोधी। ऐसे कुछ एक शब्द है हमारे सामने, समस्या है तो उसका क्या आएगा, समाधान आ जाएगा। तो ऐसे जो भी आपका शब्द है उसका आपको विरोधी देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो विरोधी आपको मालूम पड़ गया। जैसे एक और शब्द लेते हैं, विरोध करना, तो समर्थन करना होता है, विरोध तो समर्थन आ जाएगा। तो ऐसे विरोधी शब्द है, इसके भी 2 मार्क्स से देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यायवाची। विरोधी और पर्यायवाची लगभग इतने आसान है जो आप बचपन से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं, गुजराती में, हिंदी में। जब से हिंदी शुरू हुआ है तब से आप ये दोनों पॉइंट ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पर्यायवाची में हम कुछ शब्द लेते हैं,
तो एक अभी अभी एक एग्जाम में एक शब्द आया था शबनम, नया शब्द था, ओस, जिसका अर्थ होता है ओस। अभी क्या होता है कि जाड़े के मौसम में घास पर आप देखते हैं पानी की छोटी छोटी बूंदे, हाँ, जो जिसको बोलते हैं शबनम, ओस, ठीक है। और एक और शब्द है पर्यायवाची में जलधि, जलधि शब्द, एक थोड़ा जल को धारण करने वाला, सागर, जिसके लिए शब्द है सागर। तो ऐसे कुछ विरोधी और पर्यायवाची आपके सामने रखे जाएंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं। विरोधी का विरोधी शब्द लिखना है और पर्यायवाची में समानार्थी, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, तो ऐसे समानार्थी शब्द आपको देने हैं जिसके भी 2 मार्क्स हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा बनाइए। अभी क्या हुआ कि 9वीं कक्षा में आपने जो पढ़ा उसमें क्या था कि आपको एक वाक्य दिया जाता था और उसमें से आपको भाववाचक शब्द संज्ञा ढूंढनी थी। अब 10वीं कक्षा में थोड़ा लेवल बढ़ गया है। इसमें क्या है कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा और उसमें से आपको भाववाचक बनाना पड़ेगा। कुछ एक शब्द मैं यहां पर लाया हूं, जैसे एक शब्द है बच्चा शब्द है, आपको कहा जाएगा कि इसका भाववाचक बनाइए। बच्चा शब्द का भाववाचक क्या होता है? बचपन। यहां पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि गलतियां यहां पर होती है। कैसे होती है? तो कई लोग ऐसा करते हैं, बचपन कर देते हैं कि बच्चा है, डबल च है तो ये डबल च लिख देते हैं, मगर यहां पर आपका गलत पड़ेगा। ये आपको क्या करना है? बचपन लिखना है। जैसे अपना तो अपनापन होता है, हाँ? पराया तो परायापन होता है, महान तो महानता होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि बच्चा तो बचपन लिखना है, नॉट बचपन, ठीक है। तो ऐसी बातों का आप ध्यान रखोगे तो मैं मानता हूं कि आपके मार्क्स अवश्य ज्यादा आ सकते हैं, पूरे के पूरे आ सकते हैं। एक अभी एक शब्द पूछा गया था बूढ़ा, हाँ, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही बुढ़ापा लिख लिया और उनको मार्क्स मिले 0। तो आपको क्या करना है? बुढ़ापर से बुढ़ापा। आपको क्या करना है कि जब कोई शब्द ऐसा आता है कि जो बड़ा शब्द है जिसमें पीछे का अक्षर कुछ लघुरु है तो आगे लघु हो जाता है। इस बात को याद रखते हुए बुढ़ापर से बुढ़ापा, बूढ़ा में दीर्घऊ है मगर यहां पर रश्मऊ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो व्याकरण में पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बूढ़ा, तो बुढ़ापा ऐसे शब्द है। जवान पर से जवानी शब्द मिल सकता है, महान पर से महानता, पराया पर से परायापन। तो ये हमारे हुए भाववाचक संज्ञा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक से आप क्या समझते हैं? कर्तृवाचक उसमें मिला हुआ है कर्ता शब्द। कर्ता यानी कोई कार्य करने वाला। कुछ लोग बोलते हैं कर्तृवाचक, नॉट कर्तृवाचक, यह है कर्तृवाचक। डबल आर मिले हैं, डबल आर, ठीक है। यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, ठीक है। तो कर्तृवाचक बोलना है आपको। कर्तृवाचक में क्या बात है कि आपको एक शब्द दिया जाएगा, वह शब्द ऐसा होगा कि आप उस क्रिया दी जाएगी आपको, क्रिया या ऐसा क्रिया को नाम, ऐसा कोई नाम दिया जाएगा कि जिस पर से आपको उसका करने वाला, उस पर से कोई क्रिया करने वाला कौन हो सकता है। जैसे हमारे सामने आता है कुछ शब्द, एक अभी अभी पूछा गया था 10वीं कक्षा में, चराना, ठीक है। भेड़ बकरियों को चराना, ये सब होता है। तो उस चराना, चराने वाले व्यक्ति कौन, क्या कहते हैं हम? तो बोलते हैं चरवाहा, ठीक है। मंदिर में पूजा होती है, हम तो पूजा कौन करवाता है? पुजारी करवाता है। क्लास में पढ़ाने कौन आता है? शिक्षक आता है। शिक्षा पर से शिक्षक बनता है। विद्यार्थी पर से, विद्या पर से विद्यार्थी बनते हैं। परीक्षा पर से परीक्षक बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि कर्तृवाचक में कोई क्रिया को करने वाला,
कोई कर्ता आना चाहिए। ऐसा शब्द जो आपको याद रखना है उसको बोलेंगे कर्तृवाचक। ठीक है, शिकार शब्द है, शिकार, तो शिकार करने वाला कौन हुआ? शिकारी। ठीक है, तो ऐसे हमारा पॉइंट बनता है कर्तृवाचक। अब हम आगे का पॉइंट लेंगे जिसको बोलते हैं विशेषण संज्ञा बताइए। इसमें भी क्या आएगा आपके सामने कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों का आपको विशेषण बनाना होगा। जैसे मैं एक शब्द यहां पर लिखता हूं, ये दोनों शब्द हैं, एक ही शब्द दो बार इसका उपयोग हुआ है। अब हम सोचेंगे कि भाई इसका कर्तृवाचक भी करना है, इसका विशेषण भी करना है। देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या करना है यहां पर? इतिहास शब्द है, इसका कर्तृवाचक बनता है इतिहास लिखने वाला। कौन होगा? इतिहासकार बनेगा। और दूसरा शब्द है विशेषण, यह इतिहासकार है। और विशेषण में क्या होगा कि कोई इमारत हम देखते हैं तो उसको बोलेंगे ये इमारत कैसी है? ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, तो इतिहास पर से विशेषण बनेगा ऐतिहासिक। तो लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इतिहासकार तो ठीक है, और ऐतिहासिक में दो बातें आपको याद रखना है, क्योंकि हम ज्यादातर गुजराती लोग क्या करते हैं, हमें ए जो गुजराती का है उसके लिए ऐसे लिखने की आदत होती है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो जो हमारा परीक्षक है वह समझ जाएगा कि आपको हिंदी ठीक से आती नहीं है और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, इसके बदले में लिखना है ए। ये हुआ ए और ये हुआ आई। ऐसा करते हम तो उसके लिए बनेगा ऊपर एक मात्रा। यहां पर एक मात्रा मिला हुआ है, यहां पर हमें आई के लिए एक मात्रा और जोड़ना है। तो ये बात हुआ इतिहास पर से इतिहासकार, जो क्या हुआ, इतिहासकार कर्तृवाचक बना, और इतिहास पर से ऐतिहासिक। यहां पर एक दूसरा पॉइंट भी मैं सिखाने जा रहा हूं। इक जहां पर आता है, इक जहां पर इक हम बोलते हैं तो हमेशा रस्व ही आता है। ऐतिहासिक है एक शब्द, समाज पर से सामाजिक, अर्थ पर से आर्थिक। तो जहां पर भी इक शब्द आता है वह हमेशा आपको रस्व ही करना है। अगर इतनी बातों को आप ध्यान दोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वह परीक्षक के ऊपर, सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़ने वाला है और आप मार्क्स आसानी से खींच सकते हो, क्योंकि आपको मार्क्स खींचने हैं। हाँ, परीक्षक को मजबूर करना है कि वह आपको मार्क्स दे। आपको कृपा से मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको मजबूर करना है उनको कि आपको मार्क्स क्यों न दे। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो आप मार्क्स इजीली, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे 10 पॉइंट तो समाप्त भी हो गए कि विशेषण इतिहास पर से ऐतिहासिक, समाज पर से सामाजिक, अर्थ पर से आर्थिक, कुछ एक शब्द यहां पर मैंने लिखे हैं, दिन पर से दैनिक। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द आपको याद रखना है। तो उसको बोलते विशेषण में क्या बात याद रखना है, तो आपको विशेषण ऐसा शब्द बनाना है जो किसी वाक्य में हम प्रयोग करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह एक ऐतिहासिक इमारत है, यह एक सामाजिक संस्था है, यह एक शैक्षणिक विद्यालय है। ठीक है, तो ये हमें इतिहास जो विशेषण शब्द है वह वाक्य में अगर आप प्रयोग करोगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा कि विशेषण क्या है। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वह है समास। ज्यादातर बच्चे समास से बड़े परेशान रहते हैं कि भाई समास तो इतना कठिन कठिन पॉइंट है कि उसमें हमारी चोंच नहीं डूबने वाली। क्यों भाई ऐसा? आप देखोगे अभी कि समास से आसान कुछ है ही नहीं। जैसे
हमारे 10वीं कक्षा में ये 5 समास पूछे जाते हैं। पहला है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्तृवाचक, और ये है तत्पुरुष। यहां पर सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है, कर्तृवाचक नहीं, मगर इसको बोलते हैं कर्मधारय। क्या है? हाँ, हो सकती है कभी कभार गलती भी हो जाती है, तो यहां पर कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसमें हमें देखना है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व लिखते समय भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि मैंने ज्यादातर देखा है कि ऐसे लिखते हैं। हाँ, क्या है ये भाई, ये क्या कर रहे हो आप? यहां पर गलती है, आपको हिंदी नहीं आता है, ये साबित करता है आपको। ये डी और वी, द और व मिक्स है। ठीक है, आपको द्व लिखना है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है द्वंद्व और द्विगु में। ठीक है, अगर आप ये गलती करोगे तो आपकी इंप्रेशन डाउन होने वाली है। हाँ, आपको याद रखना है, द्व लिखना है, द और व मिक्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं फिर से। द्वंद्व, द्वंद्व समास वह है जिसमें जैसे क्या करते हैं, समास में क्या होता है, 2 पद होते हैं, पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो 2 पद मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। आपको क्या करना है, इसका विग्रह करना है। और विग्रह करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके बीच में आप क्या रखते हो। ठीक है, और उस रखने वाले शब्द के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि ये समास क्या है। माता पिता, माता और पिता, पाप या पुण्य। तो जहां पर और, तथा, या जैसे शब्द आपको विग्रह करते समय रखने पड़ते हैं, उसको बोलेंगे हम द्वंद्व समास। क्या? और, तथा, या, ऐसे शब्दों को आप रखते हो जब भी, तब द्वंद्व समास बन जाता है। माता और पिता, पाप या पुण्य। ठीक है, तो ये है द्वंद्व समास। दूसरा पॉइंट लेंगे द्विगु। द्विगु तो इतना आसान है कि आप नींद में से जागने पर को भी आपको पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि भाई ये द्वंद्व द्विगु ही है। कैसे? द्विगु में क्या याद रखना है, पहला शब्द संख्या होना चाहिए। पहला शब्द संख्या होना चाहिए। देखिए, नवरात्रि 9, ठीक है, पंचवटी 5, पहला शब्द 5 आया, पहले 9 आया। त्रिदेव, 3 देव। ठीक है, पंजाब, पंच, पंच यानी 5, 5 नदियों का जहां पर समूह है। तो ऐसे याद रखना है आपको द्विगु समास कि जहां पर पहला शब्द क्या आता है, संख्या, तो उसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु इतना आसान है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में आपको क्या याद रखना है कि ये पहला शब्द यथा, प्रति, आ जैसे अवयव का शब्द में प्रयोग होता है। जब शुरू में जो भी सामासिक शब्द है उसके शुरू में यथा, प्रति या आ जैसे शब्दों का उपयोग होता है जो अव्यय है, और इसी कारण इस समास को नाम दिया गया है अव्ययी भाव समास। यथा, प्रति और आ, ज्यादातर अव्ययी भाव में समास में ऐसे शब्द आते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथा, प्रति और आ को याद रखना है तो आपके लिए अव्ययी भाव समास बड़ा आसान हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट आया है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या है, आपको याद रखना है कि एक शब्द विशेषण बताता है, विशेषता बताता है दूसरे शब्द की, चाहे पहला शब्द विशेषता बताता हो या आखिरी शब्द है महारानी। रानी है, कैसी है, महान है। पुरुष है, कैसा है, उत्तम है। तो जहां पर याद रखना है कि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, कर्मधारय समास। जैसे महारानी है तो महान रानी, रानी है कैसी, महान। तो एक शब्द ने दूसरे शब्द की विशेषता बताई, तो यहां पर आखिर में विशेषण है। पुरुष है, कैसा है,
उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो उसको बोलेंगे हम कर्मधारय समास। और हमारा लास्ट पॉइंट है तत्पुरुष समास। देखिए, वैसे तो डीप में जाएंगे तो बहुत से प्रकार है तत्पुरुष के, मगर हमें क्या करना है, केवल तत्पुरुष को याद रखना है। वैसे जो कारक विभक्ति है, उस कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार है, मगर हमें उन प्रकारों में पढ़ना नहीं है। हमें केवल पता चल जाए कि भाई ये कोई भी विभक्ति यहां पर लागू पड़ती है तो हम उसको बोल देंगे तत्पुरुष समास। जैसे एक शब्द मैंने यहां पर लिखा है राजकुमार। राजकुमार, ये दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, एक राज और एक कुमार। राजकुमार का अर्थ होता है राजा का कुमार। ये का के की जो शब्द है वह संबंध तत्पुरुष वैसे तो बनता है, मगर हमें क्या लिखना है, केवल तत्पुरुष समास लिखना है। हाँ, करण संप्रदाय, संप्रदान, ये अधिकरण, ये इसमें पढ़ना नहीं है, हमें केवल तत्पुरुष समास लिखना है। राजा का कुमार, काली का दास। तो ये शब्द कुछ हमें बताते हैं कि हमें जहां पर एक दूसरे के साथ संबंध या कारक विभक्ति का जो जहां पर भी प्रयोग करना पड़ता है, कारक की विभक्ति का, के, की, में, पर, हे, बहुत सारी विभक्तियां हैं, मगर ये विभक्ति का प्रयोग जहां पर हमें करना पड़ता है तो उसको बोलेंगे हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमारे हुए पॉइंट समास का। मैंने जानबूझकर एक शब्द यहां पर लिखा है प्रतिदिन। दिन, दिन शब्द का ये खास याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, कि कई बार हमें ये भी शब्द पूछा जाता है और ये भी शब्द पूछा जाता है। यहां पर आपकी पहचान हो जाएगी कि आप हिंदी ठीक से जानते हो। गुजराती में भी यही होता है कि आपको इसका पर्यायवाची देना पड़ेगा, तो आप बोल दोगे कि दिवस। यहां पर क्या करोगे आप, याद रखना है जहां पर दीर्घ दी आता है तो उसका अर्थ होता है गरीब। तो लिखते समय याद रखना है कि कई दिनों की बात है तो कई दिनों की बात में अगर ये दिन लिख लिया तो आपकी गिनती कैसे लड़कों में हो जाएगी, मालूम है ना। दिन है, अगर आपने ये दिन लिख लिया कि कई दिनों की बात है तो ये दिन लिखा तो आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। तो ऐसी बातों को अगर आप ध्यान दोगे। हाँ, कुछ एक बातें मैंने अभी कुछ समय पहले परीक्षा में देखी, तो परीक्षा में जो गलतियां आप करते हो तो ये गलतियां आप न करो तो मुझे आनंद होगा कि जहां पर हूं यानी मैं अपने लिए उपयोग करता हूं तो वहां पर क्या करना है, मैं म के ऊपर डबल मात्रा करना है और मैं अनुस्वार करना है। ये शब्द है अपने लिए, मैं यानी हूं। जहां पर भी आपको कई बार प्रयोग करना आएगा इसका, तो उस वक्त याद रखना है कि मैं यानी हूं। जहां पर प्रयोग करना है उस वक्त आपको ये शब्द लिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान रखोगे तो आप अवश्य अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। थैंक यू।